गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम। मैं रजनीश चौधरी आरसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का हमारा जो विषय रहेगा वो होगा ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, ब्लूम का वर्गीकरण। इन दिस क्लास वी विल लर्न अबाउट ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। आज की क्लास में हम ब्लूम के वर्गीकरण के विषय में जानेंगे। ब्लूम के वर्गीकरण के विषय में जानने से पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि ये जो वर्गीकरण है ये किसने दिया। ब्लूम का जो वर्गीकरण है वो बेंजामिन सैमुअल ब्लूम ने हमें दिया। बेंजामिन सैमुअल ब्लूम was an American educational psychologist who made contributions to the classification of educational objectives and to the theory of mastery of learning. बेंजामिन सैमुअल ब्लूम जो एक अमेरिकन शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने शिक्षा क्षेत्र में परिवर्तन करने के लिए या शिक्षा के उद्देश्यों को और ज्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए हमें ये वर्गीकरण दिया। 50 के दशक में ये एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन था जो सैमुअल ब्लूम ने सबके सामने रखा। सैमुअल ब्लूम ने हमें जो वर्गीकरण दिया उसके अंतर्गत उन्होंने हमें बताया कि जो शिक्षा है इसको और ज्यादा प्रभावशाली कैसे बनाया जा सके, लर्नर को किस प्रकार से लर्निंग के प्रति और ज्यादा मोटिवेट किया जा सके। इसके लिए इन्होंने हमें 3 डोमेन्स दिए हैं, 3 पक्ष दिए हैं। आइए उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। द 3 डोमेन्स ऑफ लर्निंग: कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन यानी कि संज्ञानात्मक पक्ष। संज्ञानात्मक पक्ष जिसका संबंध लर्नर के माइंड से है, मस्तिष्क से है। ये तीनों ही जो डोमेन हैं इनके अंतर्गत जो लर्नर है उसकी बॉडी के कुछ पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, जिनमें फर्स्ट डोमेन कॉग्निटिव डोमेन, जिसके अंतर्गत जो लर्नर है उसका हेड काम करता है, यानी कि उसका मस्तिष्क काम करता है। कॉग्निटिव डोमेन में डील्स विद नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग। जो भी काम हमारे दिमाग के हैं वो सभी कॉग्निटिव डोमेन के अंतर्गत जाने जाते हैं, जैसे कि सोच विचार करना, तर्क वितर्क करना, सोचना, या फिर मैथ्स की कोई प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना, समस्याओं का समाधान करना। ये सभी चीज़ें कॉग्निटिव डोमेन के अंतर्गत आती हैं। और जो लर्नर है उसका जो बॉडी का पार्ट इसमें एक्टिव होगा वो हेड होता है। अब बात करते हैं सेकंड डोमेन की। सेकंड डोमेन यानी कि अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन भावात्मक पक्ष। भावात्मक पक्ष का जो संबंध है वो लर्नर के हार्ट से होता है, यानी कि दिल से। अब जो चीजें हमने कॉग्निटिव डोमेन में सीखी थी, यानी कि जब कोई जानकारी एक लर्नर को दी जा रही है, अगर कोई नॉलेज हम लर्नर को दे रहे हैं तो वो पूरे अगर अटेंटिव हो गए, अपने मस्तिष्क को पूरा एकाग्र करके जानकारी को लेता है तो वो चीजों को सीख जाता है जल्दी ही। इसी के साथ साथ अफेक्टिव डोमेन ये कहता है कि अगर लर्नर दिमाग के साथ साथ अपने दिल को भी पढ़ाई में लगाए, अपने दिल को भी किसी नई चीज को सीखने में लगाता है, तो वो जो लर्निंग होगी वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगी। अफेक्टिव डोमेन डील्स विद इमोशंस, एटीट्यूड एंड वैल्यूज। तो इस प्रकार ये होता है भावात्मक पक्ष, जिसमें हमारी भावनाएं होती हैं, वैल्यूज होती हैं, हमारा दृष्टिकोण होता है, जो लर्निंग को और ज्यादा इफेक्टिव बनाता है। जो तीसरा डोमेन है, थर्ड डोमेन है, वो है साइकोमोटर डोमेन, यानी कि गत्यात्मक या क्रियात्मक पक्ष। डील्स विद मोटर स्किल्स, कोऑर्डिनेशन एंड फिजिकल मूवमेंट्स। जो चीजें हमने दिमाग से सीखी, दिल से सीखी, उनका जो एक तरह से हम कहें, जब उनको हम व्यवहार में लाते हैं, जो चीजें हमने सीखी थी, दिमाग में जो हमारी चीजें हैं, सेट है माइंड में, हमने जिन चीजों को सीखा है उसके हिसाब से, उनके कोऑर्डिनेशन से जब हमारी बॉडी एक्टिव होती है
तो उसे कहते हैं साइकोमोटर डोमेन। यानी कि जब दिमाग कोई कमांड दे और फिर हमारी बॉडी उस पर रिएक्ट करे, तो इसको कहते हैं गत्यात्मक पक्ष। ये जो साइकोमोटर डोमेन है, इसके अंतर्गत जो बॉडी का पार्ट एक्टिव होता है, वैसे तो फिजिकली पूरी ही बॉडी एक्टिव होती है, लेकिन इसमें मुख्य रूप से हम हैंड्स की बात करते हैं, हैंड की, कि इसमें जो बॉडी का पार्ट एक्टिव है वो हमारा हैंड होता है। क्योंकि जब दिमाग उसे कुछ कमांड दे रहा है तो फिर हाथ पैर सही प्रकार से उन दोनों का जब कोऑर्डिनेशन होता है और वो जो जानकारी हमारे व्यवहार में आती है, हमारी क्रियाओं में आती है, तो वो साइकोमोटर डोमेन के अंतर्गत आती है। तो इस तरह से हमें बेंजामिन ब्लूम ने ये 3 डोमेन दिए हैं लर्निंग के। अब इनमें जो सबसे फर्स्ट डोमेन है, पहला जो स्तर है, कॉग्निटिव डोमेन, यानी कि संज्ञानात्मक पक्ष, जिसका संबंध हमने मनुष्य के दिमाग से बताया है। इसके भी जो आगे लेवल्स हैं वो हमें ब्लूम ने दिए हैं 6 लेवल। अफेक्टिव डोमेन, जिसके अंतर्गत इन्होंने हमें 5 लेवल दिए हैं, 5 लेवल दिए हैं। साइकोमोटर डोमेन, इसके अंतर्गत भी हमें 6 लेवल इन्होंने बताए हैं, बेंजामिन ब्लूम ने हमें बताए हैं। आज की क्लास में हम कॉग्निटिव डोमेन के सभी लेवल्स के पर डिटेल से चर्चा करेंगे। कॉग्निटिव डोमेन, ये 2 पिक्चर्स हमारे सामने हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी की। इसके इन्होंने जो स्तर बताए थे, जो 6 लेवल बताए हैं, वो हमेशा लो टू हाई की ओर चलते हैं, जिसमें जो पहला लेवल है, फर्स्ट लेवल है, पहला स्तर है, वो है नॉलेज, यानी कि ज्ञान, कॉम्प्रीहेंशन, बोध या अवबोध, एप्लीकेशन, प्रयोग या अनुप्रयोग, एनालिसिस, विश्लेषण, सिंथेसिस, संश्लेषण, इवैल्यूएशन, मूल्यांकन। ये ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंतर्गत 6 स्तर मिस्टर बेंजामिन ब्लूम ने हमें दिए थे। अब इसी जो टैक्सोनॉमी है, ये जो टैक्सोनॉमी हमें 1951 में ब्लूम ने दी थी, इसी को रिवाइज्ड किया गया 2001 में, 2001 में। इसमें थोड़े से चेंजेस कर दिए गए। जो लेवल नंबर 5 और 6 था, उनको आपस में इंटरचेंज कर दिया गया। 5 की जगह 6 को रखा गया, 6 की जगह 5 को रखा गया। और एक दूसरा परिवर्तन जो इसमें आया, वो आया, पहले जो इस टैक्सोनॉमी के अंतर्गत जो कॉग्निटिव डोमेन है, उसके जो लेवल्स हैं, उनकी जो फॉर्म थी पहले, वो नाउन की फॉर्म थी, और रिवाइज्ड करके इनको वर्ब की फॉर्म में रख दिया गया। जैसे कि नॉलेज को चेंज किया गया रिमेम्बरिंग में, कॉम्प्रीहेंशन को चेंज किया गया अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन अप्लाइंग, एनालिसिस एनालाइजिंग, सिंथेसिस क्रिएटिंग एंड इवैल्यूएशन इवैल्यूएटिंग। इस तरह से इनको रिवाइज्ड किया गया। बेंजामिन ब्लूम के साथ साथ इनके कुछ और सहयोगी थे, जिनमें हम बात करते हैं क्रैथवॉल, मारिया इत्यादि। इन्होंने रिवाइज्ड ब्लूम जो टैक्सोनॉमी आई, इसमें काफी अपना योगदान दिया। चलिए अब इनके बारे में एक एक करके थोड़ा सा डिटेल से जानते हैं। The 6 levels of cognitive learning, कॉग्निटिव या संज्ञानात्मक जो पक्ष है, उसके 6 स्तर। जो पहला स्तर है वो है रिमेम्बरिंग, रिकॉलिंग फैक्ट्स एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स। जो रिमेम्बरिंग है, जिसे नॉलेज भी कहा जाता है या ज्ञान, रिमेम्बरिंग के अंतर्गत ये जो सबसे पहला लेवल या सबसे लो लेवल माना जाता है, इस जो कॉग्निटिव लर्निंग है, इसका जो सबसे लो लेवल है वो रिमेम्बरिंग आता है। रिमेम्बरिंग के अंतर्गत बच्चों को जो चीज़ें सिखाई जाती हैं, या प्राइमरी लेवल पे हम देखते हैं कि बच्चों को बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, जैसे टेबल्स उनको सिखाए जाते हैं, और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें बच्चे को सिखाई जाती हैं। ये जो लेवल होता है, इस समय में बच्चे को समझ नहीं होती कि हम जो सीख रहे हैं वो क्यों सीख रहे हैं, उसके पीछे क्या कारण है। ये चीज़ें बच्चे के दिमाग में नहीं आती, लर्नर के दिमाग में नहीं आती। ये वो वाला लेवल है जब जो भी चीज़ लर्नर को सिखाई जा रही है, उस समय में वो लर्नर उन चीज़ों को उसी तरह से सीख लेता है जैसे उसको सिखाई जा रही है, यानी कि एक तरह से क्रैम कर लेता है। जैसे प्राइमरी लेवल पे बच्चों को टेबल से सिखाए जाते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इस तरह से बच्चा उनको अच्छे से क्रैम कर लेता है। यानी कि जो जानकारी दी जा रही है, बच्चे ने उस जानकारी को ले लिया।
सुन लिया, सुना और फिर उसको बच्चे ने एक तरह से कहें कि क्रैम कर लिया। और अगर बच्चे से पूछा जाए तो बच्चा उस चीज जानकारी को अच्छे से एक तरह से रिकॉल करेगा और फिर हमें बता देगा, यानी कि रिकॉलिंग फैक्ट्स एंड बेसिक कॉन्सेप्ट जो सबसे फर्स्ट लेवल है। सेकंड लेवल है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग के अंतर्गत कॉम्प्रिहेंडिंग मीनिंग, ग्रास्पिंग द व्हाई। अब जो अंडरस्टैंडिंग है यानी कि समझ या बोध या अवबोध, इसके अंतर्गत अब लर्नर ने जो चीजें रिमेम्बरिंग में सीखी थी उनको अब वो समझना सीखता है, उनके मीनिंग को समझता है, या वो चीजें ऐसे क्यों हुई, उसके पीछे क्या कारण था, इस चीज को समझता है। इसके लिए एक एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे हमने बच्चे को टेबल सिखाया 2 का, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब ये वो वाली सिचुएशन है, अब बच्चे को इस चीज के बारे में जानकारी होगी कि आखिर 2 1 जा 2 क्यों है, 2 2 जा 2 क्यों आता है। अब बच्चा अंडरस्टैंडिंग के अंदर बच्चा उस चीज को सीख जाता है, समझता है चीजों को, अब सिर्फ क्रैम नहीं करता बल्कि चीजों को समझ के सीखता है। नेक्स्ट जो लेवल आता है वो आता है अप्लाइंग, जो तीसरा लेवल है प्रयोग या अनुप्रयोग। यूजिंग द इंफॉर्मेशन इन अ न्यू वे, अप्लाइंग कॉन्सेप्ट्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। यानी कि जो चीजें रिमेम्बरिंग में सीखी, अंडरस्टैंडिंग में जिनको समझा, वो अब व्यवहार में जब आवश्यकता पड़ी, जब भी ऐसी सिचुएशन हुई जहां हमें आवश्यकता पड़ी, तो अब लर्नर ने उन चीजों को, उस इंफॉर्मेशन का यूज करके सिचुएशन के अकॉर्डिंग उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, तो वो आता है अप्लाइंग में। जैसे कि हमने एक बच्चे को शॉप पे भेजा, उसको कुछ पैसे दिए और कुछ सामान लाने के लिए बोला। अब बच्चे ने सामान लिया और पैसे शॉपकीपर को दे दिए। अब बच्चे को वो जो जानकारी बच्चे ने ली थी, रिमेम्बरिंग में, अंडरस्टैंडिंग में समझा था, उसको अप्लाई करने का ये एक तरह से बच्चे के सामने एकदम रियल सिचुएशन है। रियल सिचुएशन में बच्चा अब क्या कोशिश कर रहा है, जो उसने एडिशन सीखा था, सब्ट्रैक्शन सीखा था, मल्टीप्लाई सीखा था, वो सारी चीजों को अब यूज करने का समय है। वो कैसे कि अब बच्चे को हिसाब लगाना है कि अब उसने कितने कितने रुपए का सामान लिया है, कितने रुपए उसने शॉपकीपर को दिए हैं और कितने रिटर्न शॉपकीपर उसको वापस देगा। तो इस तरह से वो जो जानकारी बच्चे ने ली थी, उसको अब बच्चे ने अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उसका प्रयोग किया या अपनी जो प्रॉब्लम थी उसका सॉल्यूशन निकाला। नेक्स्ट इसका जो लेवल है, लेवल नंबर 4, वो है एनालाइजिंग, यानी कि विश्लेषण। Breaking down a complex issue into smaller parts, examining cause and effects। अब जो विश्लेषण है, विश्लेषण के अंतर्गत कोई जटिल जब समस्या आ जाती है या कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई है हमारे सामने जो थोड़ी सी मुश्किल है, तो उस सिचुएशन में उन लर्नर क्या करता है कि वो जो प्रॉब्लम है उसको टुकड़ों में बांट के देखता है, उसको टुकड़ों में तोड़ता है और उसके बाद देखता है कि इसके पीछे क्या कारण थे, क्यों ये प्रॉब्लम उत्पन्न हुई और इसके क्या इफेक्ट्स हुए, इसके प्रभाव क्या पड़े। जैसा कि इसका एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए एक टेस्ट हमने दिया है और वो टेस्ट हम क्लियर नहीं कर पाए, तो जब हम टेस्ट का रिजल्ट आया उसके बाद हमने क्या किया, विश्लेषण किया कि आखिर मैं ये टेस्ट क्लियर क्यों नहीं कर पाया, क्या इसके पीछे कारण रहे, कौन कौन सी ऐसी गलतियां की जिसकी वजह से जो रिजल्ट है वो ऐसा रहा, आगे ऐसे कौन से काम किए जाएं जिसकी वजह से इस ऐसा दोबारा रिजल्ट ना आए और हम इस टेस्ट को क्वालिफाई कर जाएं। तो इस तरह से क्या हुआ कि हमारे सामने एक प्रॉब्लम आई और हमने उस प्रॉब्लम को टुकड़ों में तोड़ करके देखा, छोटी छोटी चीजें देखी कि हमने कहाँ कौन सी गलती की और दोबारा ऐसी कौन सी चीज है जिसको अवॉइड करके हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। ये है एनालाइजिंग। नेक्स्ट जो लेवल है वो है इवैल्यूएटिंग, जजिंग द वैल्यू और क्वालिटी ऑफ एन आइडिया, चैलेंजिंग एंड असेसिंग अजम्पशंस, यानी कि मूल्यांकन। मूल्यांकन के अंतर्गत हम क्या करते हैं, ये जो सारे लेवल्स पे हमने सीखा जाना, उन सबको अब हम क्या करते हैं, इन सबको इवैल्यूएट करते हैं कि आखिर कौन सी ऐसी वैल्यूज हैं, मूल्य हैं, क्वालिटीज हैं या ऐसे आइडियाज हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ,
इसके पीछे क्या कारण था, या ऐसी कौन सी चीज है जो इसमें चेंज हो सकती है। इस तरह से हमने पूरा इवेलुएट किया चीजों को। नेक्स्ट जो लेवल आता है, या हम कहें जो लास्ट लेवल है कॉग्निटिव लर्निंग का, जिसे हम बोलते हैं हाई लेवल, टॉप हाई लेवल, वो है क्रिएटिंग, या हिंदी में हम बोले से संश्लेषण या रचना करना, कोई नई चीज बनाना। जनरेटिंग न्यू आइडियाज, डिजाइनिंग एंड बिल्डिंग समथिंग फ्रॉम स्क्रैच। जब हमने ये जो जानकारी ली है, आज तक जो हमने सीखा है, चाहे वो कहीं से भी सीखा है, किसी भी तरीके से सीखा है, उस जानकारी का प्रयोग करके हमने जो इधर उधर से जहां से भी सीखा उस सबको जानकारी का हमने प्रयोग किया, और उसका प्रयोग करके हमने कोई एक नया आइडिया बनाया, कोई नया आइडिया या कोई नया विचार या कोई नई चीज क्रिएट की, जो हमारी अपनी क्रिएशन है, ना कि कॉपी है किसी की। जो हमने खुद से जो नया बनाया वो आता है क्रिएटिंग के अंतर्गत। हमने खुद से जैसे कोई बुक लिखी या कोई वेबसाइट बनाई, या हमने कुछ और जो नया काम किया, जो हमने आज तक की जो जानकारी थी उसका प्रयोग करके खुद से जब नई चीज हमने बनाई, वो क्रिएटिंग के अंतर्गत आता है। तो ये 6 लेवल जो कॉग्निटिव लर्निंग के अंतर्गत हमें मिस्टर ब्लूम ने बताए थे। अब इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि इसकी जो प्रयोग है वो किस तरह से हुए। एप्लीकेशन ऑफ ब्लूम टेक्सोनॉमी इन एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में ब्लूम के वर्गीकरण का प्रयोग या अनुप्रयोग। ब्लूम टेक्सोनॉमी हेल्प एजुकेटर्स क्रिएट मेजरेबल लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, डिजाइन स्क्रिप्टेड इंस्ट्रक्शन, डेवलप्ड assessment criteria and differentiate instruction based on learner readiness, interest and learning style। फर्स्ट आता है इसमें इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग, यानी कि निर्देशात्मक योजना। डेवलप लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स दैट प्रोवाइड क्लियर गोल टू बोथ टीचर एंड स्टूडेंट। यानी कि ये जो ब्लूम टेक्सोनॉमी है, इसका शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग हुआ है हमें किस प्रकार से, कि जो निर्देशनात्मक योजनाएं हैं उनको बनाने के लिए, और जो हमारी लर्निंग के ऑब्जेक्टिव्स हैं, उद्देश्य हैं, उनका विकसित करने के लिए, ताकि जो टीचर है और जो स्टूडेंट है दोनों को ही जो उनके गोल हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाए, सेट हो जाए। नेक्स्ट है असेसमेंट एंड फीडबैक, आकलन और प्रतिपुष्टि। Create tasks that assess deeper understanding and provide feedback to improve student performance। इस तरह के जो कार्य हैं उनको क्रिएट करने से जो ब्लूम टेक्सोनॉमी है वो बच्चे को हाई लेवल की समझ प्रदान करती है, और फिर जो फीडबैक है वो भी उसी प्रकार से बच्चे को दिया जाता है, ताकि बच्चे की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो। नेक्स्ट, स्टूडेंट सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन। जो भी इंस्ट्रक्शन है, निर्देशन है, वो स्टूडेंट को, विद्यार्थी को केंद्र में रख करके दिए जाएं। डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन लर्नर रेडीनेस, इंटरेस्ट एंड लर्निंग स्टाइल। जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो इस तरह से दी जाएगी जो स्टूडेंट्स हैं हमेशा लर्निंग के लिए रेडी हों, उनके अंदर इंटरेस्ट पैदा हो, और जो लर्निंग स्टाइल है वो भी बच्चे इम्प्रूव कर पाए। अब कुछ एग्जाम्पल्स की बात करेंगे जो ब्लूम टेक्सोनॉमी में कुछ एग्जाम्पल्स को से हम इनको और ज्यादा कैसे क्लियर करेंगे। रिमेम्बरिंग, जो फर्स्ट लेवल है रिमेम्बरिंग। रिकॉल द मेन इवेंट इन द स्टोरी, यानी कि जो स्टोरी है उसके जो मुख्य घटना थी उसको याद करके। सेकेंड आता है लिस्ट द स्टेप इन्वॉल्व इन द मैथ्स प्रॉब्लम, यानी कि अगर कोई मैथ्स में प्रॉब्लम थी, कोई हमने सॉल्व किया था सम, तो वो उनके स्टेप कैसे थे उसको, उसकी एक सूची तैयार करना। अंडरस्टैंडिंग, अब अंडरस्टैंडिंग जो सेकंड लेवल है उसको देखते हैं, यानी कि बोध या अबोध या समझ। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन अ सिमिली एंड अ मेटाफर, कि एक सिमिली और मेटाफर के बीच का डिफरेंस को व्याख्याहित करना। समराइज द मेन आर्ग्यूमेंट ऑफ एन आर्टिकल। नेक्स्ट आता है अप्लाइंग, यानी कि प्रयोग या अनुप्रयोग। यूज प्रोपोर्शन टू सॉल्व अ बेकिंग रेसिपी प्रॉब्लम, क्रिएट अ बजट प्लान फॉर अ लोकल चैरिटी।
यानी कि जो लोकल चैरिटी है उसके लिए कोई प्लान, बजट प्लान तैयार करना। एनालाइजिंग, कंपेयर एंड कंट्रास्ट टू डिफरेंट सॉल्यूशंस टू अ प्रॉब्लम। एनालाइजिंग वही होता है ना, विश्लेषण, कि जब हमारे सामने एक प्रॉब्लम है और हमें उसके दो सॉल्यूशन, दो तरीके हम देख रहे हैं कि किस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। अब हमें खुद पता हो कि इसमें कंपैरिजन किया जा सके कि कौन सा जो आइडिया है वो ज़्यादा सुटेबल है। नेक्स्ट आता है इवैल्यूएटिंग, मूल्यांकन। डिफेंड अ पॉइंट ऑफ व्यू यूजिंग डाटा एंड स्टैटिक्स। critique a work of literature using examples for the text. Next आता है creating, a student who develops a website, जब एक स्टूडेंट जो खुद की एक वेबसाइट बनाता है। रिवाइजिंग अ प्रोसेस टू इम्प्रूव इट्स रिजल्ट्स। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है इसके सभी लेवल से रिलेटेड थे। अब हम देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग ब्लूम टैक्सोनॉमी, कि ये जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है आखिर शिक्षा में इसके क्या बेनिफिट्स हैं, इनको प्रयोग करके एजुकेशन में क्या बेनिफिट्स हमें मिल रहे हैं। सबसे पहला, क्लियर ऑब्जेक्टिव्स। अगर ब्लूम टैक्सोनॉमी का यूज एजुकेशन में हो रहा है और करते हैं तो इससे जो स्टूडेंट है उसके सामने बिल्कुल क्लियर उसका उद्देश्य होता है, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड what they are expected to learn and how it relates to larger goals. Second है higher order thinking. Higher order thinking यानी कि जो हमारा थिंकिंग का लेवल है वो भी उच्च स्तर का होता है। ये भी ब्लूम टैक्सोनॉमी की यूज का एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। Encourage student to think critically, solve problems and create something new. जब हम जो हमारी थिंकिंग है, जब वो क्रिटिकल थिंकिंग होती है, हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीख जाते हैं और साथ में कुछ नया क्रिएट करते हैं, तो तभी तो हमारी जो थिंकिंग है वो हाई लेवल की बनती है, हाई ऑर्डर थिंकिंग बनती है। नेक्स्ट आता है एंगेज्ड लर्निंग। एंगेज्ड लर्निंग के अंतर्गत प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्टिव एंड मीनिंगफुल लर्निंग लीडिंग टू ग्रेटर एंगेजमेंट एंड रिटेंशंस। यानी कि जितने भी आज तक हमें जो भी अवसर मिला वहाँ पे हमें क्या करना है, सक्रिय होना है और मीनिंगफुल लर्निंग करनी है और अपनी जो लर्निंग है उसको एंगेज करना है, एक दूसरे से एंगेज करके हमें और नया क्रिएट करना है। नेक्स्ट है मोटिवेटिंग फीडबैक, कि हमेशा जो प्रतिपुष्टि मिलती है वो कैसी होती है, हमेशा प्रेरणादायक ही मिलती है, ताकि लर्नर हमेशा मोटिवेट होता रहे और नई नई चीज़ों को सीखता रहे। Offer feedback that motivates students to learn and improve rather than just assigning a grade. वो सिर्फ एक ग्रेड तक ही सीमित ना रह के अपने आप को और ज़्यादा सीखने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए मोटिवेट हमेशा होता रहे, इस प्रकार का फीडबैक दिया जाता है। तो ये ब्लूम टैक्सोनॉमी थी, इसके कुछ बेनिफिट्स हमने देखे, एग्जाम्पल्स देखे। अब ये कुछ जो कॉग्निटिव डोमेन है, कॉग्निटिव डोमेन के सभी लेवल से संबंधित कुछ वर्ड्स हैं जो एग्जाम्स, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको भी एक नज़र आप देख लेना, जैसे नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। इनसे रिलेटेड ये कुछ वर्ड्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं, इनको एक बार थोड़ा सा आप चेक कर लेना। तो इस प्रकार आज की क्लास में हमने मिस्टर बेंजामिन ब्लूम, जो 1950s के दशक के एक बहुत बड़े शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थे, उनके द्वारा दी गई जो एक टैक्सोनॉमी है या वर्गीकरण है उसको देखा। इस टैक्सोनॉमी की एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसके जितने भी लेवल हैं, पहले जो हमें बेंजामिन ब्लूम ने डोमेन दिए वो 3 डोमेन्स, कॉग्निटिव डोमेन जिसका संबंध मनुष्य के लर्नर के हेड से या मस्तिष्क से होता है, अफेक्टिव डोमेन जिसका संबंध जो लर्नर है उसके हार्ट से, और साइकोमोटर डोमेन उसके जो फिजिकल एक्टिविटी है उससे होता है। ये हमेशा इसके इन्होंने जो लेवल्स दिए हैं वो सभी लेवल्स एक ऑर्डर में चलते हैं, हमेशा लो टू हाई की ओर जाते हैं। जैसे कॉग्निटिव डोमेन के हमने लेवल्स देखे,
जिनमें सबसे पहला निम्न लेवल स्तर जो है वो नॉलेज, और जो सबसे हाई लेवल है, जो सबसे उच्च स्तर है, वो इवैल्यूएशन, जो ब्लूम टैक्सोनॉमी पहले दी गई थी और रिवाइज्ड में क्रिएटिंग है। फिर हमने इनको डिटेल से जाना जो 6 लेवल थे। इसके बाद हमने एप्लीकेशन ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी इन एजुकेशन देखी कि इसको एजुकेशन में कैसे अप्लाई किया जाता है। फिर कुछ एग्जांपल्स की बात की और साथ में इसके बेनिफिट्स की भी बात की, और ये कुछ वर्ड्स जो ब्लूम टैक्सोनॉमी की कॉग्निटिव डोमेन से संबंधित हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।